अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का लेसन नंबर 1, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो ये 1000 वर्ष कौन से 1000 वर्ष हैं, पहले ये जान लेते हैं हम। ये 1000 वर्ष हैं 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के काल को हम कहते हैं मध्यकाल। तो ये हमारा मध्यकाल है, इसको पढ़ेंगे आप इस पूरी बुक में। ये जो आप 7th क्लास की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, ये आप 7th में पूरा पढ़ेंगे इसको। और इससे पहले जो आपने 6 में हिस्ट्री पढ़ी थी वो थी हमारी आदिकाल से 700 ईस्वी तक। इसे क्या कहते थे हम, इस वाली हिस्ट्री को, ये हिस्ट्री हम पढ़ते थे, इसे क्या कहते थे, प्राचीन काल। ये कौन सी हिस्ट्री थी, प्राचीन काल। पर इससे आगे 1750 से आगे से अब तक जो हमारी हिस्ट्री होती है वो कहलाती है आधुनिक काल। ठीक है, तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं ये याद रखें आप, 700 से 1750 ईस्वी मध्यकाल को पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये तकरीबन 1000 वर्ष का समय बैठता है। तो इन 1000 वर्ष के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, लेसन की शुरुआत में आपको इस तरीके से मैप दिखाया गया है। ये दक्षिण भारत का मैप है, यानी साउथ इंडिया का एरिया कवर हो रहा है। ये इसमें ये दक्षिण भारत है और ये श्रीलंका है। ये श्रीलंका है, ऊपर कैसे आ गया, ये तो नीचे होता था। हाँ, ये मैप थोड़ा उल्टा है, घुमा हुआ है। ये इस तरीके से बना हुआ है अब जो आज के टाइम में, लेकिन क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम का मैप है, ये बनाया गया था 1154 में। किसने बनाया था, भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने। किसने बनाया था, अल इदरीसी ने। तब की वही तकनीक थी, उस ज़माने की, उस टाइम की वही तकनीक थी। फिर उसके बाद देखिए मानचित्र नंबर 2, मैप नंबर 2, ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा कुछ इंडिया जैसा, है ना। ये बनाया गया था उस मैप के बनाने के तकरीबन 600 ईयर्स के बाद, 600 साल के बाद। ये कब बनाया गया था, 1720 ईस्वी में। ये एक फ्रांसीसी नागरिक ने बनाया था। ठीक है, तो इन दोनों मैप्स को देखिए कितना डिफरेंस आ गया है 600 साल में। आप समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ तकनीक में परिवर्तन आया और इस तरीके से मैप जो है वो हमारा चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा नई और पुरानी शब्दावली। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंस। अब डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि परिवर्तन होता है। ठीक है, तकनीक में परिवर्तन होता है, लिखने के तरीके में परिवर्तन हुआ तो हमारी शब्दावली में भी परिवर्तन हुआ। भाषा फारसी जो थी वो भी बदल गई। देखिए, उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है हिंदुस्तान शब्द का। हिंदुस्तान शब्द जो है 13वीं सदी में एक इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने यूज़ किया था। तब इसका मतलब था, इस अर्थ का मीनिंग वो जो लिखना चाहते थे वो ये था कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में जितना क्षेत्र आता है वो भारत है, वो हिंदुस्तान है, भारत भी नहीं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द लिया है उन्होंने, तो उसका अर्थ होता था हिंदुस्तान, सिर्फ उतना हिंदुस्तान जितना दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में है। यहाँ पर आप एक बात हमेशा याद रखें कि 13वीं सदी में दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया कभी भी इंडिया का हिस्सा, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। ये तो हो गई 13वीं सदी में कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र को कहा जाता था हिंदुस्तान। लेकिन उसके बाद 16वीं सदी में जब बाबर आया तो बाबर ने हिंदुस्तान के पूरे उपमहाद्वीप का ब्यौरा किया और उसके बारे में बताया, पशु पक्षी और वहाँ के निवासी संस्कृति सभी का वर्णन किया। और एक कवि हुए हैं अमीर खुसरो, उन्होंने भी हिंदी शब्द का रूप कुछ इसी तरह से निकाला है, यही समान उन्होंने भी देखा है। तो जब बाबर ने बताया हमारे हिंदुस्तान के उपमहाद्वीप के बारे में, तब लोगों को जानकारी हुई इसके बारे में। तो देखिए आप 13वीं सदी में क्या था, सिर्फ उत्तर भारत, कौन सा,
पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना इसके आसपास का क्षेत्र ही हिंदुस्तान कहलाता था। लेकिन 16वीं सदी तक आते आते ये पूरा उपमहाद्वीप भारत हिंदुस्तान कहलाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। समझ गए आप? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। ये देखिए, इसमें एक शब्द का अर्थ और समझ लीजिए, ये है विदेशी। विदेशी शब्द से आप आज क्या समझते हैं कि जो बाहर से आया है वो विदेशी है, यानी कि हमारे देश के बाहर से जो आया है। लेकिन मध्य युग में ऐसा नहीं था। मध्य युग में क्या करते थे, जो भारतीय ना हो, अब तो ऐसा समझते हैं हम, लेकिन मध्य युग में जो सिर्फ गांव के इलाके से भी बाहर से आया है उसको विदेशी कह दिया जाता था। अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ठीक है, अजनबी हो, सिर्फ बाहर से आया हुआ, तो उसको वो विदेशी कहते थे, ना कि अजनबी या दूसरे गांव का, बल्कि विदेशी शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, अगला टॉपिक है हमारा इतिहासकार और उनके स्रोत। यानी कि इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं वो किसी न किसी चीज़ को देखकर लिखते होंगे, किसी न किसी चीज़ से का उनका स्रोत होगा लिखने का, कि भाई किस बेस पर लिख रहे हैं वो। तो पहले जब आपने छठी कक्षा में पढ़ा था तो वो सिक्कों पर, अभिलेख पर, इस तरीके से इन चीज़ों पर लिखी हुई चीज़ों को देखकर इतिहास लिखते थे। लेकिन मध्य युग में क्योंकि कागज़ सस्ता हो गया था, तो राजा अपना इतिहास खुद लिखवाने लगे थे, क्योंकि कागज़ इजीली अवेलेबल था। तो वो जो भी अपना कार्य करते थे, किस तरीके से प्रशासन चलाते थे, किस तरीके से जो है उनका राज होता था, कितना कितना कहाँ तक साम्राज्य था, ये सब बातें वो अपने इतिहासकारों से अपने इतिहास में लिखवाने लगे। ठीक है, अब क्योंकि कागज़ सस्ता हो गया तो लोग लिखने ज़्यादा लगे, उपदेश लिखने लगे, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते। कर यानी उधार लेने को कहते हैं, कर्ज लेने को। जैसे अब हमने कर्ज लिया है तो भूल चूक कुछ ना हो जाए, इसके लिए लिख लेते हैं ना। हाँ, तो ये जब ही शुरू हुआ जब कागज़ की शुरुआत हो गई, और इससे इन सबको लिख कर कहाँ रखने लगे, पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में सुरक्षित रखने लगे। रखने से क्या हो गया, सुरक्षित हो गया कि आप उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। 100 साल बाद, 500 साल बाद अगर हमें अब भी इतिहास को उठाकर देखने की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें पढ़ने के लिए मिल जाता है। ठीक है, कागज़ तो सस्ता हो गया था, लेकिन छापे खाने नहीं थे। तब तक छापे खाने नहीं होते थे, तो हम क्या करते थे, लोग क्या करते थे उस समय, हाथ से लिखा करते थे, हाथ से उसकी कॉपी बनाते थे, प्रतिलिपि बनाते थे, मतलब कॉपी बनाते थे हाथ से उसकी। तो हाथ से कॉपी बनाने में क्या होता था कि जैसे अब हमने कुछ लिखा, फिर उसको दूसरे ने कॉपी किया, फिर तीसरे ने कॉपी किया, ऐसे कॉपी करते करते उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता था कि पहले कुछ था और आज कुछ था। इसीलिए अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे और एक ही समय के इतिहास को अगर 2 लेखकों ने लिखा है या 3 के बारे में आप देखें, पढ़ें, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिल जाएगा। वो इसीलिए होता था क्योंकि हाथ से लिखा जाता था। अब क्या है, आज के टाइम पे आप देखते हो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, अब तो फ़ोटो स्टेट है, 1 सेकंड में आपके पास फ़ोटो कॉपी होकर पेपर आ जाता है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होता उसमें। बुक चाहें तो आप पूरी की पूरी बुक जाकर प्रिंट कॉपी करा सकते हैं, 10 मिनट में वो आपको पूरी कॉपी करके दे देते हैं बुक की। पर ऐसा पहले नहीं था। यहाँ पर एक पर्सनली बात बता दूँ मैं आपको, ये तो है बुक से रिलेटेड। एक बुक है सिर्फ दुनिया में ऐसी, पूरी दुनिया में, जिसको आज तक जिसने भी लिखा, चाहे कितनी बार भी राजाओं ने लिखा या हाफिज़ों ने लिखा, किसी ने भी लिखा, वो आज तक उसमें ज़बर ज़ेर का भी कोई चेंज नहीं हुआ है। वो है कुरान शरीफ। एक बादशाह हुए हैं हारून रशीद, और बल्कि और भी हुए हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, जो हाथ से कुरान शरीफ को कॉपी करके उससे अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे। सल्तनत का कोई पैसा अपने पर्सनल यूज़ में नहीं लेते थे। ठीक है, लेकिन ये हिस्ट्री में जो आप पढ़ रहे हैं इसके हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज आ जाता था बुक में, क्योंकि कुछ और लिखेंगे तो उसमें चेंज आएगा ही। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपना, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। 700 से 1750 ईस्वी के बीच में बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें समाज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, या यूँ कह लीजिए ये पूरा समय ही परिवर्तन का समय कहलाता है। इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आए, जितनी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे आप उसमें सबसे ज़्यादा चेंज इस काल के अंदर आया है। प्रौद्योगिकी में चेंज आया है, सिंचाई में चेंज आया है, चरखे में चेंज आया है, अग्नेय अस्त्रों का प्रयोग होने लगा, यानी बारूद वाले हथियार इस्तेमाल होने लगे। पहले क्या था,
पहले बर्छी भाला वगैरह इन सब चीज़ों से युद्ध किए जाते थे, लेकिन इस युग में बारूद का भी यूज़ होने लग गया था। तोप में गोला डलता है, किस चीज़ का डलता है? बारूद का। ठीक है, हाथ के गोले वगैरह इस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल होने लगी। तो ये सब क्या था? ये तरक्की थी। पहले जो चीज़ें नहीं थी वो अब होने लगी, और इस काल में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं ये चीज़ें। खान पान में भी परिवर्तन आया, जैसे कि आलू की फसल होने लगी, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें होने लगी। और नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, परिवर्तन हुआ इस काल में, बहुत ज़्यादा गतिशीलता रही, लोग एक स्थान से दूसरी जगह गए। तो जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो अपनी संस्कृति भी ले जाएगा। यानी कि जो रहन सहन, जो तौर तरीके वो यहाँ करता है, क्या वो दूसरी जगह जाकर जब अपना घर बनाएगा वहाँ नहीं करेगा? वहाँ भी वो उसी तरीके से रहेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ? राजनीतिक समूह भी बढ़ने लगे। एक गांव की संस्कृति दूसरे गांव, दूसरे इलाके में इस तरीके से कन्वर्ट होती चली गई। तो बहुत सारे परिवर्तन आए। इस काल में जिनका महत्व सबसे अधिक बढ़ा वो है राजपूत। राजपूत शब्द का अर्थ होता है राजा का पुत्र। ठीक है, ये जो योद्धा होते थे अपने आप को क्षत्रिय वर्ण बताते थे, और इनके अंदर सबसे अधिक चेंज आया क्योंकि सबसे अप रहते थे ये। और इनके साथ साथ जिनको बढ़ने का मौका मिला वो थे मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि। ठीक है, इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी, क्योंकि जब लोग स्थायी घर बनाने लगे तो उनको जगह की ज़रूरत होगी। ठीक है, जहाँ पर सभी चीज़ें अवेलेबल होती थी वहाँ लोग रहते थे, तो जंगल काट के घर बनाने लगे। जहाँ उपजाऊ भूमि ज़्यादा होती थी वहाँ पर धीरे धीरे बस्ती चली जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, क्षेत्र और साम्राज्य। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना 700 से 1700, 1750 ईस्वी वाला काल, इसमें सबसे अधिक परिवर्तन हुए हैं, हम पढ़ रहे हैं, और इसको पूरी बुक में हमें पढ़ना है। तो ये जो आपको राजाओं के नाम दिए गए हैं, अध्याय दिए गए हैं, इनके बारे में अभी आपको सिर्फ समराइज़ किया जा रहा है। ये लेसन जो है, फर्स्ट लेसन, ये आपका समरी है। यानी कि चौल के बारे में आप लेसन 2 में पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में 3 में, मुगल के बारे में 4 में। ठीक है, बलबन, गयासुद्दीन, ये सब चीज़ें आपको आगे अभी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ समझ लीजिए कि किस तरीके से क्षेत्र और साम्राज्य का विकास हुआ है। जैसे जैसे राजा आते गए वो अपना साम्राज्य बनाते गए। अगला टॉपिक देखिए, पुराने और नए धर्म। इस काल में सबसे ज़्यादा धर्म में परिवर्तन भी आया है। नए देवी देवताओं की लोग पूजा करने लगे, ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा, नए मंदिर बनाए जाने लगे। इसी काल के दौरान हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। ठीक है, सांस्कृतिक ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, यानी कि राजा जो थे वो स्वयं मंदिर बनवाते थे। जिसके कारण उनका समाज में दबदबा बढ़ गया। अगला है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। ये समय वो नहीं कि घड़ी और कैलेंडर को देखना, ये है कि उनका नज़रिया भी देखना। सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यानी कि अगर इतिहास को कालखंडों में बांटा जाए तो उसको समझना आसान होगा। अभी आपको मैंने 3 खंड बताए थे, 3 तरह के बताए थे ना इतिहास, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसी तरीके से इनको खंडों में बांटा गया है। उन्नीसवीं सदी में अंग्रेज इतिहासकार जो थे, जो बाहर के थे अंग्रेज़, वो जो हिस्ट्री लिखते थे उन्होंने उसको 3 विभागों में बांटा था। एक हिंदू वाला इतिहास, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी हैं। ठीक है, इन 1000 साल में मैंने पहले भी बताया कि सबसे अधिक परिवर्तन हुए, और अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इस मध्यकाल के बाद ही आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए से
ब्रिटिश जो थे वो भारत में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए सभी बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।